हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का फर्स्ट टॉपिक, एनर्जी सिनेरियो। बच्चे, एनर्जी सिनेरियो को समझने से पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है उसे समझते हैं। एनर्जी हो या क्या और एनर्जी की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एनर्जी हमारे लाइफ की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम अपने डेवलपमेंट के लिए हमारे डेवलपमेंट के लिए एनर्जी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल थिंग है। यानी कि कहना चाहिए कि आवश्यक एवं महत्वपूर्ण वस्तु है। और इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एनर्जी एक मुख्य आवश्यक वस्तु है। आज के वक्त में लगातार बढ़ती ऊर्जा की ज़रूरतों के कारण ऊर्जा क्षेत्र अति महत्वपूर्ण बनता जा रहा है और ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब उनका कहने का मतलब ये था कि आज के वक्त में लगातार बढ़ती ऊर्जा की ज़रूरतों के कारण ऊर्जा क्षेत्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों बनता जा रहा है? जैसे आपने देखा होगा कि आज हर घर में जो है वो लाइट की समस्या ख़त्म हो चुकी है। हर घर में लाइट आ रही है, ठीक है, यानी कि दैट मीन्स हमें विद्युत ऊर्जा मिलने लगी। इसी तरीके से हम जितने भी ऑटोमोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, हमारे उन्हें हम ईंधन की मदद से ऊर्जा देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे सारे ऑटोमोबाइल से मतलब ई रिक्शा हो गया, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, ये सब क्या है, ऑटोमोबाइल, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम चला पाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आज के टाइम में ऊर्जा की लगातार ज़रूरतों के कारण जो एनर्जी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। अब इन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए, इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ऊर्जा को 3 टाइप्स में बांटा गया। वैसे तो मेन 2 ही टाइप में बांटा गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल। लेकिन बुक में जो दिखाया गया है, बुक में 3 टाइप की एनर्जी दिखाई गई हैं, प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी, नंबर सेकंड कॉमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, और नंबर थर्ड जो है वो है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि अक्षय और गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा। तो अगर हम बात करें रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, तो ये जो है ये प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी एनर्जी का ही एक रूप है। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि प्राइमरी एनर्जी क्या है और सेकेंडरी एनर्जी क्या है। तो प्राइमरी एनर्जी बेटा वो एनर्जी है जो हमें नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त हो रही है, जैसे कि सूरज, सोलर एनर्जी जो भी है जो हमें सूर्य से प्राप्त हो रही है वो क्या है, प्राइमरी एनर्जी, प्राथमिक ऊर्जा। इसी तरीके से जब हम सोलर एनर्जी को किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करें, जैसे सोलर पैनल वगैरह लगा के हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में लाइट पंखे चलाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, उस ऊर्जा को जब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है तो क्या होता है कि हमारी वो जो दूसरे रूप में परिवर्तित ऊर्जा है वो हमारी क्या कहलाती है, द्वितीयक ऊर्जा, यानी कि सेकेंडरी ऊर्जा। ठीक है, तो ये 2 टाइप की ऊर्जा हुई, प्राइमरी और सेकेंडरी। और इन्हीं दोनों टाइप की एनर्जी को हमने दोबारा से जब क्लासिफिकेशन किया तो वो क्या हुई, रीन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि अक्षय ऊर्जा और गैर नवीनीकरण ऊर्जा। अब अक्षय ऊर्जा कौन सी थी? अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा थी जो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती थी, जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। अब जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, पवन चक्कियाँ जो हैं वो पवन ऊर्जा के माध्यम से चलाई जाती हैं। सौर ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करके आप विद्युत ऊर्जा वगैरह में, ठीक है, सौर ऊर्जा के माध्यम से आप खाना बना सकते हो। तो इस तरीके से जो है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जा सके और दोबारा से वो अपनी किसी अन्य अपनी फॉर्म में वापस आ जाए, तो वो क्या है, अक्षय ऊर्जा। ठीक है,
इसी तरीके से आता है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी वो है जिनको हम केवल वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। वन टाइम यूज़ करने से मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कोयला है, कोयले को आपने क्या करा, कोयले को जलाया, अपना जो भी वर्क करना है वो किया, और उसके बाद क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया। यानी कि वो कोयला जलने के बाद बेकार हो गया, अपनी फॉर्म में वापस नहीं आ सकता कभी। इसी तरीके से ईंधन है, फ्यूल है, हमने अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाया और डलवाने के बाद हमने गाड़ी चलाई, जब वो गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गया तो वो गाड़ी रुक गई। उसके बाद अब उस फ्यूल को हम वापस तो नहीं ला सकते। तो इस तरीके से जितनी भी एनर्जी जिसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने के बाद वो अपने वापस किसी भी माध्यम से इनिशियल पोजीशन में ना आ पाए या किसी अन्य रूप में परिवर्तित ना हो पाए, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी सेकेंडरी ऊर्जा। अब अगर बात करें हम तो हमारी आती है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। तो कॉमर्शियल एनर्जी क्या है, उन्होंने बताया कि निश्चित मूल्य की एवज में बाजार में उपलब्ध ऊर्जा को व्यावसायिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊर्जा उत्पादन की विधि क्या है, चाहे वह जीवाश्म ईंधन, परमाणु या नवीनीकरण स्रोतों से हो। किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये था कि चाहे वो हमारी प्राइमरी एनर्जी हो, चाहे वो सेकेंडरी एनर्जी हो, या हमारी रीन्यूएबल हो या नॉन रीन्यूएबल एनर्जी हो, अगर उस एनर्जी का प्रयोग हम जो है वो कॉमर्शियल रूप में कर रहे हैं, दैट मीन्स व्यापार के लिए कर रहे हैं। व्यापार के लिए करने से मतलब कि जैसे सबसे ज़्यादा अगर हम कॉमर्शियल एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी होती हैं, जैसे लाइट, ठीक है, बिजली, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, ये कॉमर्शियल एनर्जी हैं, ठीक है। तो कभी भी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं होंगे हम कि एनर्जी को बनाने की विधि क्या थी। हम केवल ये चीज़ देखेंगे कि इस टाइप की एनर्जी अगर व्यापार के लिए, अगर हम अपनी ज़रूरतों के लिए मार्केट में यूज़ कर रहे हैं, मार्केट से ख़रीद रहे हैं, तो इस टाइप की सारी एनर्जी जो होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, कॉमर्शियल एनर्जी कहलाएंगी, ठीक है। और इसी तरीके से नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, तो उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा जो एक समुदाय और उसके आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है और जिसका वाणिज्यिक बाजार में सामान्य रूप से कारोबार नहीं होता, उसे गैर वाणिज्यिक ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसे टाइप की एनर्जी जिसे हम बाज़ार से नहीं खरीद सकते, ठीक है। अब बाज़ार से ना खरीदने के पीछे क्या है, जैसे कि हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, या हमारे आसपास जितने भी क्या कहते हैं जीवाश्म वो है कृषि अपशिष्ट हैं या जानवरों का गोबर आदि वगैरह है, ठीक है, जिन्हें हम कॉमर्शियल यूज़ में कहीं यूज़ नहीं कर रहे। हम देखते हैं कि ये वेस्टेज हैं, हमने अपने यूज़ में लिया और अपना काम निकाल लिया। तो इस तरीके से ये हमारी इस टाइप की जितने भी एनर्जी है वो क्या है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। अब फिर बात आती है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी की। तो अभी हमने आपको पीछे बताया ही था कि जिनका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने के बाद भी अगर दोबारा से परिवर्तन किया जा सके, दोबारा से किसी और रूप में परिवर्तित किया जा सके तो वो रीन्यूएबल, और अगर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के बाद हमारा वो अन्य किसी रूप में परिवर्तन ना हो पाए तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये हमें कुछ फिगर के माध्यम से समझाया भी गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, जैसे देखो न्यूक्लियर पावर है या न्यूक्लियर गैस है या कोयला है या जीवाश्म ईंधन तेल है, ये सारे हमारे कैसे हैं, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी है, जिन्हें एक बार यूज़ करने के बाद ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा से किसी रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। इसी टाइप से रीन्यूएबल एनर्जी कौन सी होगी, जो हमारे एक दूसरे पे डिपेंड रहेगी, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरे रूप से तीसरे रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे सौर ऊर्जा है,
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया, सौर ऊर्जा को किसी अन्य रूप में कन्वर्ट कर लिया, या बायोमास ऊर्जा है। अब जैसे जल शक्ति ऊर्जा है, जल शक्ति ऊर्जा की बात करें तो जैसे बरसात हुई, बरसात में क्या हुआ कि बहुत, जैसे आपने देखा होगा समुद्र हैं, डैम हैं, इन सब में पानी इकट्ठा हो जाता है। जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस पानी को इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं, हम उस पानी की हेल्प से लाइट को जनरेट करते हैं, और लाइट को जब जनरेट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाती है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने के बाद भी अगर किसी अन्य रूप में परिवर्तन किया जा सके तो वो क्या है, हमारा अक्षय ऊर्जा। और एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने के बाद वो अगर हमारा ख़त्म हो जाए ऊर्जा तो वो क्या है, गैर नवीनीकरण ऊर्जा। ठीक है, इसी तरीके से क्या कहलाएगा, फिर आता है सोलर एनर्जी। तो बच्चे मेरे, सोलर एनर्जी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखो, सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का एक रूप है जो बिना किसी सीमा के उपलब्ध है और इसका उपयोग हमारी आवश्यकता के लिए किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा जो है वो हमारे पास नेचर में, प्रकृति में अनलिमिटेड है ना। अनलिमिटेड होने का मतलब कि हम, ये नेचुरल है और इसमें हम कहीं भी कमी या बढ़ोतरी कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो क्या कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का ही एक रूप है जो बिना किसी सीमा के हमारे पास उपलब्ध है, और इसका प्रयोग जो है वो हम किस लिए करते हैं, अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं। ठीक है, दशकों और सदियों से इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग जीवों द्वारा एक या दूसरे तरीके से किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो हैं वो सौर ऊर्जा के माध्यम से ही उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और जब पेड़ पौधे जीवित हैं तो मानव जीवन है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से जानवरों के साथ भी है। ठीक, तो ये केवल एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक, कि पेड़ पौधे जो हैं वो कहीं जीव जंतुओं के लिए भोजन है तो मानव के लिए जीवन है। ठीक है ना। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग एक या दूसरे द्वारा एक दूसरे तरीके से किया जा रहा है ताकि वे सुचारू रूप से जीवन जी सकें। सूर्य और ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य सौर ऊर्जा का स्रोत है और इस ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा का यह गैर पारंपरिक रूप किसी अन्य चीज़ों को प्रदूषित या प्रभावित नहीं करता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि सौर ऊर्जा कभी भी किसी भी चीज़ को पॉल्यूटेड नहीं करेगी, पोल्यूशन नहीं फैलाएगी। ठीक है, जो हर क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का कारण भी है। ठीक है, अब उन्होंने बताया सौर ऊर्जा का उपयोग, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का उपयोग तो हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, ठीक है, लाइट में कर लेते हैं। इस तरीके से बहुत सारे जो हैं वो हम सोलर ऊर्जा के उपयोग हैं। अब जैसे उन्होंने क्या बताया, देखो कि प्रारंभ में सूर्य से, यहाँ देखो थर्ड वाली लाइन से, प्रारंभ में सूर्य से ऊर्जा और सेल नामक एक सेल के अंदर सौर सेल नामक एक सेल में अंदर इकट्ठी हो जाती है और इसे बिजली और अन्य प्रयोजनों के लिए प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग करने के लिए उनमें संग्रहित किया जाता है। सेल में इस ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, विभिन्न उपकरणों आदि को ऊर्जा देने के लिए किया जाता है। ऊर्जा को एक मोड में जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। ऊर्जा के इस रूप का एक फ़ायदा ये भी है कि ऐसे उत्पादों का उपयोग करने के लिए लागत जो है वो प्रभावी है, यानी कि इतना चीप कॉस्ट है कि हमारी जेब से कुछ नहीं जाना, और जो भी हम सौर ऊर्जा को लेने के लिए डिवाइस यूज़ करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा सस्ती है, और उस चीप मेंटेनेंस की वजह से जो है वो हम सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। और दूसरी एक चीज़ ये कि सौर ऊर्जा जो है उसका रख रखाव और खर्च जो है वो बहुत कम है।
ठीक है। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी की, सौर ऊर्जा के अनुप्रयोग। तो सौर ऊर्जा के अनुप्रयोग जो है वो क्या है भाई? जो उपयोग है वो इसी तरीके से अनुप्रयोग भी हैं। जैसे उन्होंने बताया कि आधुनिक दुनिया में सौर ऊर्जा के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है। सौर ऊर्जा के अनुप्रयोग घरेलू और औद्योगिक यानी कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों हैं। अब तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो है वो बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हुए हैं, और उन सोलर पैनल की मदद से जो है वो पूरी इंडस्ट्री जो है वो संचालित हो रही हैं, फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं। और उन्होंने कहा भी कि सौर ऊर्जा के घरेलू उपयोगों में औद्योगिक उपयोगों की तुलना में बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि घरेलू अनुप्रयोगों में सौर कुकर, सौर गर्म पानी की व्यवस्था और एयर कंडीशनर आदि शामिल हैं, जबकि सौर ऊर्जा के औद्योगिक अनुप्रयोगों में बिजली उत्पादन शामिल है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पे, एक मिनट, जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पे इस चीज़ को यूज़ करेंगे, सौर ऊर्जा को उपयोग करेंगे, तो इसका प्रयोग जो है वो इतना विशाल है ना। अब विशाल कैसे? जब आप इतनी लार्ज अमाउंट में सौर ऊर्जा की मदद से बिजली उत्पादन करोगे तो वो उपयोग बड़ा हो गया, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि सोलर कुकिंग उन अनुप्रयोगों में से एक है जिसमें सोलर एनर्जी का दोहन किया जाता है ठीक है। और इसे खाना पकाने के उद्देश्य से हीट एनर्जी का उत्पादन करने के लिए रीडायरेक्ट किया जाता है, ठीक। अब अगर आगे बात करें बच्चे, तो देखो इतना मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद आता है पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी। तो पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी में क्या है कि सोलर एनर्जी की क्षमता में क्या आता है बेटा? इसमें आता है कि सौर ऊर्जा की क्षमता जिनका उपयोग किया जा सकता है सौर ऊर्जा की मात्रा से काफ़ी अलग हैं, जो समय की विभिन्नता, भूगोल, उपलब्ध भूमि और क्लाउड कवर जैसे विभिन्न कारकों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह के करीब मौजूद हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था, ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा, आसपास के माहौल पर डिपेंड करेगा कि हम कितनी सौर ऊर्जा जो है वो गेन कर सकते हैं। यानी कि अब जैसे कुछ मकान जो हैं वो कवर्ड बने हुए हैं शहरों में, उनमें पूरी तरीके से सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, सौर ऊर्जा नहीं पहुंच पाती, पेड़ पौधे नहीं हो पाते। इस तरीके से उन्होंने कहा कि समय की विविधता, भूगोल, उपलब्ध भूमि और क्लाउड कवर जैसे विभिन्न कारकों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह के करीब मौजूद है सौर ऊर्जा, और सभी की मात्रा को सीमित करते हैं। ऊर्जा जो सौर स्रोतों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि हम ये चीज़ डिसाइड करें, ये चीज़ हमारे आसपास के माहौल पर डिसाइड होगी कि हम कितनी सौर ऊर्जा और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और सौर ऊर्जा की क्षमता जो है वो हमेशा किससे प्रभावित होगी? भूगोल से प्रभावित होगी। आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, इस तरीके से। तो जब भूमध्य रेखा पढ़ाई जाती है तो भूमध्य रेखा का मतलब क्या होता है कि भूमध्य रेखा के आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं उनमें जो है वो सूर्य से बहुत ज़्यादा मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है, यानी कि रेडिएशन प्राप्त होता है ना। और जो भूमध्य रेखा के करीब में क्षेत्र हैं उनमें तो विकिरण ज़्यादा प्राप्त हो गया। जो दूर हैं उनमें क्या होता है, फोटोवोल्टाइक का उपयोग करके सूर्य की स्थिति के बाद सौर ऊर्जा की क्षमता में काफ़ी सुधार किया गया। यानी कि वहाँ जो था वो सौर ऊर्जा उतनी नहीं पहुँच पा रही थी, तो उन्होंने क्या करा कि फोटोवोल्टाइक सेल यूज़ करे, सौर ऊर्जा को स्टोर करा और वहाँ पे ले जाके उस सौर ऊर्जा का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी जो है, कहने का मतलब
सौर ऊर्जा की क्षमता जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, हमारे आसपास के एरिए पे। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा एकत्रित करने के विभिन्न तरीके तो कौन कौन से हैं, फोटोवोल्टाइक सिस्टम, कंसंट्रेटेड सोलर पावर और सोलर वाटर हीटिंग। ये 3 टाइप के हैं, ये आप लोग खुद पढ़ोगे और उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछोगे। ठीक है, फिर आता है एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के लाभ। तो सोलर एनर्जी के क्या लाभ हैं कि ये एक तो रीन्यूएबल है, चीप कॉस्ट है, ठीक है, और हमारे पास नेचर में अनलिमिटेड रूप से जो है वो अवेलेबल है। ये कभी भी जो है वो किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं फैलाती, किसी भी प्रकार के पोल्यूशन का कारण नहीं हो सकती सौर ऊर्जा। ठीक है, ये हमारे एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखती है। ठीक है, और ये हमें आसानी से उपलब्ध हो सकती है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकती है। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यानी कि हानियाँ क्या हैं, तो हानियाँ ये हैं कि सौर ऊर्जा को हम केवल दिन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि दिन में ही सूरज निकलता है, रात में तो सूरज निकलता नहीं। ठीक है, और जितने भी सौर ऊर्जा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, उपकरण जितने भी हैं, वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं और बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारे सौर ऊर्जा के नुकसान हैं। ठीक है, अब बात आती है कैपेसिटी फैक्टर की। तो बच्चे इसके बारे में जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।